स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता किस तरह का है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर 3 टर्मिनल डिवाइस है। जिसकी 2 इनपुट्स होती हैं और सिंगल आउटपुट होती है। अगर इसके स्ट्रक्चर डायग्राम को देखें, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक्चुअली एक आईसी है जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर, आईसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है। हम 8 बिट आईसी को डिस्कस करेंगे। इसकी काउंटिंग कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। ये हमारे पास फर्स्ट टर्मिनल, ये है सेकंड टर्मिनल, थर्ड टर्मिनल, 4, 5, 6, 7 और 8। इसमें जो सेकंड वाला टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल, इसको कहा जाता है इन्वर्टिंग टर्मिनल। जो थर्ड टर्मिनल है ये होता है नॉन इन्वर्टिंग। जो फोर्थ टर्मिनल होता है, यहाँ पे हम -VCC अप्लाई करते हैं। 7 टर्मिनल के ऊपर +VCC अप्लाई किया जाता है और जो 6 टर्मिनल है इसको एज ए आउटपुट के ऊपर लिया जाता है। तो जिस तरह हमने स्टार्ट में बात की थी कि इसके 2 इनपुट्स टर्मिनल होते हैं। फर्स्ट जो टर्मिनल हमारे पास होगा, एक होता है इनपुट टर्मिनल के तौर पर इन्वर्टिंग इनपुट। इन्वर्टिंग इनपुट से क्या मुराद है? मीनिंग कि ऐसे इनपुट अगर उसके ऊपर हम वेव अप्लाई करें, ये वाला सिग्नल दें, ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है, तो जब हमें आउटपुट के ऊपर मिलेगा वो एक तो एम्पलीफाइड होके मिलेगा और दूसरा उसका फेज चेंज हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। मीन जो फेज चेंज आता है वो 180 डिग्री क्रिएट किया जाता है, इसलिए इसको इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल का नाम दिया जाता है। जो सेकंड हमारे पास है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। नॉन इन्वर्टिंग से मुराद ऐसा टर्मिनल है अगर इसके इनपुट के ऊपर पोटेंशियल अप्लाई किया जाए तो ये एम्पलीफाई करके देता है आउटपुट के ऊपर, लेकिन उसका फेज चेंज नहीं होता। और इन्वर्टिंग के ऊपर जब हमने इनपुट अप्लाई की थी तो उसका फेज जो है 180 डिग्री चेंज हो गया था। हम देखिए स्ट्रक्चर डायग्राम को देखते हैं। एक्चुअली हमारे पास ऑपरेशन एम्पलीफायर है जिसके हमने 2 इनपुट्स बनानी है, एक सिंगल हमारे पास आउटपुट। ये वाला टर्मिनल ये है इन्वर्टिंग, ये वाला नॉन इन्वर्टिंग। अगर आप इन टर्मिनल्स के लिहाज से देखें तो ये हमारे पास है सेकंड टर्मिनल और ये हमारे पास है थर्ड टर्मिनल। उसके बाद हमने कहा था कि -VCC जो है वो 4 टर्मिनल के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास -VCC। ये हमारे पास 4 टर्मिनल और जो +VCC है वो हमारे पास ये टर्मिनल आ गया जिसको हमने ऊपर से शो किया था 7 टर्मिनल। और ये हमारे पास आउटपुट टर्मिनल और जिसको हमने नाम दे दिया था 6 का। ये +VCC और -VCC वैसे ही बाइसिंग के वोल्टेज हैं जो हमने ट्रांजिस्टर के लिए इस्तेमाल किए थे
बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते थे, कलेक्टर और बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करते थे, तो उसके लिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई को इस्तेमाल करते थे। आउटपुट वाला जो जंक्शन होता था उसको हम रिवर्स बायस करते थे, तो ये वाला पोटेंशियल अप्लाई करते थे -VCC, और जो इनपुट वाला जंक्शन था बेस जंक्शन उसको हम फॉरवर्ड बायस करते थे, तो वहाँ पे हम +VCC अप्लाई करते थे। तो ये वही वाले पोटेंशियल हैं VCC। अब हम इसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इनपुट की रेजिस्टेंस कितनी होती है और आउटपुट की रेजिस्टेंस कितनी होगी। जो हमारे पास इनपुट टर्मिनल है 2 और 3, इनके दरमियान एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है और इसकी जो वैल्यू है वो सेवरल मेगा ओम के में होती है। मेन जो हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगी इसकी इनपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई, और ये इसकी इन ऑर्डर ऑफ मेगा ओम्स में होती है। मीन इनपुट रेजिस्टेंस जो हमारे पास है वो है R2 और R3 के दरमियान। इनपुट रेजिस्टेंस R2 एंड R3 के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है और वो है हमारे पास मेगा ओम्स के अंदर। जब इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी इट मीन करंट इस टर्मिनल से जो हमारे पास सेकंड टर्मिनल है इसका करंट होगा I2, इसका करंट होगा I3। ना तो I2 से I3 की तरफ करंट जाएगा और ना ही I3 से I2 की तरफ जाएगा। मीन I2 से 3 की तरफ या करंट 3 से 2 टर्मिनल की तरफ जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ये उस सूरत में है जब हम इनपुट के ऊपर किसी किस्म का पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते। जब पोटेंशियल अप्लाई नहीं करेंगे इट मीन इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है या मेगा ओम्स के अंदर है, तो वहाँ पे किसी किस्म का करंट फ्लो नहीं करेगा। सेकंड हम देखते हैं ओपन लूप गेन। गेन जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा था ट्रांजिस्टर की फॉर्म में, बीटा गेन भी पढ़ा था, अल्फा गेन भी पढ़ा था। आउटपुट और इनपुट करंट की जो रेशो होती थी उसको हम गेन का नाम देते थे। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल के लिहाज से देखते हैं कि आउटपुट का पोटेंशियल कौन सा है और इनपुट का पोटेंशियल कौन सा है, उसको ओपन लूप गेन का नाम दिया जाता है। इसको शो करते हैं AOL से। ए जो है वो शो करता है गेन को, OL जो है वो ओपन लूप को शो करता है। ये हमारे पास होगा आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। अब देखें यहाँ पे अगर इनपुट वोल्टेज को देखा जाए तो इन्वर्टिंग के ऊपर जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो है -VN, और जो नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो +VN। तो जो पोटेंशियल आगे फ्लो करेगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। पॉजिटिव पोटेंशियल हमेशा ग्रेटर होता है, तो इट मीन +V माइनस नेगेटिव पोटेंशियल। इन दोनों का जितना डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल यहाँ से मूव करेगा, तो हमारे पास गेन हासिल हो जाएगा। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं V out डिवाइड बाय VN। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारे पास ऑपरेशन एम्पलीफायर की। उसका इंट्रोडक्शन देख लिया, ऑपरेशन एम्पलीफायर होता क्या है, किस तरीके से बनता है। आईसी को भी देख लिया। आईसी की ये जो हमने आईसी यहाँ पे इस्तेमाल किया ये 8 बिट आईसी है, 32 बिट भी होती है, 64 बिट भी होती है। मीन उनकी पिन्स जो होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। ये जो कुछ टर्मिनल जो हमने यूज़ करने हैं वही आप लोगों को याद होने चाहिए कि सेकंड टर्मिनल को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, थर्ड को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, 4 को, 7 को और 6 को। तो ये बेसिक वो टर्मिनल हैं जो हमने आगे इस्तेमाल भी करने हैं। आप इस सर्किट जो इसका स्ट्रक्चर डायग्राम है उसमें भी देख सकते हैं कि हमने इन्हीं टर्मिनल को इस्तेमाल किया, बाकी टर्मिनल्स को हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो आप इन्हीं टर्मिनल्स को याद कर रहे हैं तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि आगे हमने इसके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व करने हैं और इसकी फ्रीक्वेंसीज वगैरह भी फाइंड करनी है, तो वहाँ पर इसको इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।